अब फाइनल राउंड में मोदी और ममता के बीच 3 M की भी लड़ाई है। पहला यानी कि मतुआ, दूसरा M यानी मुसलमान और तीसरी M यानी महिला। बैरकपुर से आज मोदी ने पूरे बंगाल की महिलाओं को सीधा मैसेज दिया। कहा कि आप जब वोट देने जाएं तो उन गुंडों के चेहरे याद करना जो टीएमसी के नाम पर अत्याचार करते हैं। मोदी ने बीजेपी मैनिफेस्टो के महिला से जुड़े हुए वो तमाम वादे लोगों के सामने गिना दिए। बेटियों को टीएमसी के भयभीत करके रखा था। मैं एक बार फिर सभी बहनों बेटियों से कह रहा हूं, टीएमसी ने आपके वोट का मान नहीं रखा है। टीएमसी ने इस महान राज्य को बेटियों के लिए असुरक्षित बना दिया है। आप जब वोट देने जाएं तो उन गुंडों, उन मस्तानों के चेहरे याद करना जो टीएमसी के नाम पर अत्याचार करते रहे हैं। आप कमल छाप पर वोट दीजिएगा ताकि कानून व्यवस्था ऐसी अच्छी बने कि बेटियां बिना चिंता के भी रात में बाहर निकल सके। मैं जिन बहनों बेटियों के साथ अन्याय हुआ है उनको भी वादा करता हूं उनको पूरा न्याय मिल सके, इसलिए हमारा चुन चुन करके हिसाब लेने का वादा है। सारी फाइलें खोली जाएंगी। अब देखिए, सारी फाइलें खोलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं और महिलाओं को सुरक्षा के साथ साथ जो योजनाएं हैं उसका लाभ मिलने के लिए वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी को आपको लाना होगा। और बीजेपी कैसे आएगी, उसका एक आंकड़ा मैं आपके सामने और रख दूं। ग्रेटर कोलकाता, जिसे आप प्रेसिडेंसी भी कह सकते हैं, वहां में हावड़ा में भी टीएमसी की 2 सीटें ऐसी है जहां पर मार्जिन से ज्यादा एसआईआर के तहत वोट कट गए हैं। पहले ग्रेटर कोलकाता की हावड़ा उत्तर सीट की बात करें, जहां पर पिछली बार टीएमसी 5000 के ज्यादा के मार्जिन से चुनाव जीती थी, लेकिन इस बार एसआईआर के तहत 13,000 से ज्यादा नाम हावड़ा उत्तर में कट गए हैं। आप देखिए दोनों के बीच का मार्जिन कितना बड़ा है। 5,522 सीटों से पिछली बार चुनाव जीती और इस बार एसआईआर के तहत 13,784 नाम कट गए। बाली की बात करें तो पिछली बार टीएमसी ने यहां से चुनाव 6,237 वोटों से जीता, लेकिन इस बार 9,418 एसआईआर के तहत नाम कट गए। इसके अलावा आइए बात कर लेते हैं हुगली की भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जब प्रचार के लिए हुगली पहुंचे तो कैसे उन्होंने नौका विहार किया, गंगा नदी की बात की, कैसे वो पश्चिम बंगाल की आत्मा में बहती, ये तमाम बातें हुई। अब हम हुगली की ही बात कर लें। चुचुड़ा सीट, जहां से टीएमसी पिछली बार 18,417 वोट के मार्जिन से जीती, यहां पर एसआईआर के तहत 13,724 नाम कट गए। वहीं बालागढ़ की बात करें, जहां से टीएमसी पिछली बार 5,784 वोटों से चुनाव जीती, एसआईआर के तहत 9,000 से ज्यादा नाम इस सीट पर कट गए। सप्तग्राम की बात करें, यह भी टीएमसी की सीट, पिछली बार 9,772 वोटों से टीएमसी ने चुनाव जीता, लेकिन 7,000 से ज्यादा नाम एसआईआर के तहत यहां से कट गए। तो ये 4 सीटें मैंने आपके सामने रखी, 5 सीटें बल्कि मैंने आपके सामने रखी, हावड़ा की 2 और हुगली की ये 3 सीट। अब ये लड़ाई सज्जन जी, बीजेपी एसआईआर के दम पर हम एक राउंड चर्चा कर चुके हैं कि केवल कारण ये नहीं होगा, कारण मुस्लिम डोमिनेंस भी हो सकता है, कारण हिंदू वोटों का पोलराइजेशन भी हो सकता है, इसके अलावा विकास की बात, संस्कृति की बात, ये काबा वाला टॉपिक, क्या ये यहाँ चल सकता है? देखिए, ये जो आपने 5 सीट बताया, मान लीजिए हावड़ा उत्तर से लेके सप्तग्राम तक, इसमें देखिए मुस्लिम एक डिसाइसिव फैक्टर नहीं है। वो 10 से 20% कहीं कहीं उसी के आसपास, इसी बीच में उनका है। यहाँ पे पिछली बार जैसे हावड़ा उत्तर से इन क्षेत्रों में ज़्यादातर जगह आपको हिंदी भाषी और बंगाली, ये फॉल्ट लाइन चला था। पिछली बार आप याद कीजिए, ममता बनर्जी ने बहिरागतो आउटसाइडर वर्सेस बंगाली, कि बंगाल को उनकी अपनी बेटी चाहिए, ये नैरेटिव चलाया था। उसी कारण हावड़ा उत्तर से उमेश राय हैं, मूलतः हैं बंगाल से ही, लेकिन उनका जो रूट है वो पूर्वांचल, गाजीपुर वगैरह से जाता है। वैसे वो 5,000 से हारे थे, जबकि वहाँ पे काफ़ी सक्रिय हैं, काफ़ी संगठन के लिए सक्रिय रहते हैं। इस बार आप देखिए कि जो पृष्ठभूमि है उसमें
हिंदू कंसोलिडेशन किसी भी कारण से बढ़ा हो, उसमें हिंदी भाषी और बांग्ला भाषी, ये जो फॉल्ट लाइन पिछली बार काम किया ममता बनर्जी और टीएमसी के पक्ष में, इस बार वो फॉल्ट लाइन नहीं है। ठीक है, तो इसमें से कुछ सीटें जो हैं बीजेपी जीत सकती हैं, खासकर जो कम मार्जिन से। इसमें एक सावधानी ये जरूर रखनी चाहिए कि एसआईआर का जो नाम कट रहा है, याद रखिए इसमें एससी वोटर ठीक ठाक संख्या में, मुसलमानों से ज्यादा एससी वोटर है, और उसमें जिसे हम मतुआ या नमोशूद्र कहते हैं, वो वोटर जो हैं इस तरफ भी, वर्धमान से लेके हावड़ा हुगली में भी हैं अच्छी संख्या में। तो बहुत जगह हमने फील्ड में भी देखा है कि एसआईआर में उनका नाम भी कटा है। तो इसमें जो टीएमसी की चिंता का मूल कारण होगा वो ये होगा कि इस बार सन ऑफ द सोइल थ्योरी कि बांग्ला भाषी बनाम हिंदी भाषी पिछली बार जो चला, वो इस बार काफी वीक है नैरेटिव, आउटसाइडर इनसाइडर नैरेटिव नहीं है। उससे हावड़ा उत्तर जैसी सीटें, बाली जैसी सीटें निकल सकती हैं बीजेपी की। और मुस्लिम फैक्टर यहां पे डिसाइसिव नहीं है, लेकिन वो कहीं भी हमने देखा है इस बार कंसोलिडेटेड है। तो 3 M जो आपने बताया, उसमें मतुआ मतलब केवल मतुआ नहीं, तमाम दलित और मुस्लिम, इस पे बहस नहीं है। ये कहा जा रहे हैं, बहस सारा का सारा आपका होगा महिला वोटर। 3rd M महिला वोटर। अमिताभ जी, महिला वोटर, और महिला वोटर अपनी सुरक्षा देखकर जाएगा, विकास देखकर जाएगा, उनके अकाउंट में आ रहा ममता बनर्जी का पैसा देखकर जाएगा, या वो वादा, वो विश्वास जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया उसके साथ? देखिए, पिछली बार 50% महिलाओं ने टीएमसी को वोट किया था, 36% ने बीजेपी को। तो मतलब 14% की लीड थी, यानी 7% वोट शेयर सिर्फ महिलाओं की वजह से। टीएमसी को जो लीड है 10% की, 70% महिलाओं की वजह से आती है। अब हमारे जो लास्ट ओपिनियन पोल ट्रैकर था उसमें लीड घट करके 6% ऑलरेडी हो चुकी थी। अब महिलाओं के लिए जो मुद्दे हैं वो बड़े क्या हैं इस बार? डिटेरियोरेटिंग लॉ एंड ऑर्डर एक मुद्दा है, वुमेन सेफ्टी एक मुद्दा है, आरजी कार, संदेश खाली इत्यादि, और तीसरा मुद्दा है आपका वेलफेयर स्कीम्स का। पर कैपिटा इनकम बंगाल में कम है, 1250 या 1750 जो रुपए ट्रांसफर किए जा रहे हैं लगभग 2 करोड़ 40 लाख महिलाओं को, क्या वो आज की डेट में, क्या वो आज की महंगाई को मद्देनजर रखते हुए उचित हैं? दूसरी बात है कि बीजेपी की 3W स्ट्रेटजी है। पहली है कि वो वुमेन सेफ्टी के ऊपर बात कर रहे हैं कि कैसे महिलाएं जो हैं वो एक महिला चीफ मिनिस्टर के राज में ही असुरक्षित हैं, और क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन जो है वो कैसे राज्य में बढ़ रहा है। दूसरा है आपका वेलफेयर स्कीम, जो 1750 रुपए की बात ममता बनर्जी कर रही हैं, उनको काउंटर करने के लिए 3000 रुपए पर मंथ कैश ट्रांसफर स्कीम की एक बात है, डीबीटी स्कीम की एक बात है। और तीसरा है कि कहीं ना कहीं एक वुमेन रिजर्वेशन बिल का भी एक जो दांव है वो बीजेपी खेल रही है कि भाई एक महिला मुख्यमंत्री ने ही महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए जो इतना बड़ा बिल था उसको पास होने से रोक दिया। ये रूरल एरियाज में हो सकता है कि ना चले, लेकिन फेज 2 जो है, जहां पर शिक्षित महिलाएं हैं, ये अर्बन मिडिल क्लास का गढ़ है, भद्रलोक का गढ़ है, हो सकता है इसका थोड़ा बहुत रेजोनेंस जो है वो हमको देखने को मिलेगा। तो ये 3W की बात है कि ये 3W जो है वो एम फैक्टर जो है वो महिला फैक्टर, उसको कितना साधने में कामयाब रहते हैं। बिना उसके जो है ये चुनाव जीतना जो है वो इतना आसान नहीं रहने वाला है। हमने देखा है महिलाएं जिसको वोट कर रही हैं पिछले काफी कुछ चुनावों से, वही पार्टी जो है वो जीत करके आ रही है। समीर जी, लेकिन जब हम इन तमाम फैक्टर्स की बात करते हैं तो आम पब्लिक के बीच में ये विश्वास पैदा करना भी बहुत ज़रूरी होता है कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी भी चुनाव जीत सकती है, और भय मुक्त चुनाव में, भय मुक्त वातावरण में ये चुनाव कराया जा सकता है। ये अगर इन 2 फैक्टर्स की मैं बात करूं समीर जी, तो क्या बीजेपी महिलाओं को अपनी तरफ आकर्षित कर सकती है? पहला तो वो विश्वास कि भारतीय जनता पार्टी भी चुनाव में आ सकती है और जीत सकती है, और दूसरा ये कि भय मुक्त वातावरण में ये चुनाव हो सकता है, और वो पहले फेज में हमने देखा, और पोलिंग परसेंटेज कितना बढ़ा वो भी हमने देखा। निश्चित रूप से मीनाक्षी, अगर आप 2021 का चुनाव देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी 3 से लेकर 77 सीटों पर चली गई। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बंगाल का भरोसा बताता है, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने वहां लगातार संगठन के स्तर पर काम किया है, बिहार में जिस तरीके से उन्होंने अपना मुख्यमंत्री बनाया, उड़ीसा के अंदर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जीती है, दिल्ली में केजरीवाल को हराकर भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई है, और बंगाल के लोगों को लग रहा है कि लंबे समय कांग्रेस को दिया, 33 साल हमने लेफ्ट को दिया, 15 साल ममता बनर्जी को दिया, और ममता बनर्जी के 15 साल के अंदर ममता बनर्जी के पास कहने के लिए कुछ नहीं है।
पूरे चुनाव में ममता बनर्जी ने कहीं अपने 15 साल का राजकाल का जिक्र नहीं किया। कभी ममता बनर्जी ये नहीं कहा कि 15 साल मैंने बंगाल की जनता को ये दिया है, भारतीय जनता पार्टी इसका जवाब दे। पूरे समय ममता बनर्जी किसी तरीके से चुनाव में अपने आप को स्ट्रगल करती हुई देखी गई है हम लोगों को। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिक्र करा है, प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा है कि कट, करप्शन और कमीशन की जो राजनीति रही है, अपराध का जो रहा है, सिंडिकेट का जरा है, जो टोल टैक्स वसूली ममता बनर्जी ने की है, महिलाओं पे जो अत्याचार हुए, मुझे लग रहा है कि अब बंगाल की जनता को लग रहा है कि बस अब बहुत हुआ, 15 साल हमने ममता बनर्जी को दिया, अब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। और प्रधानमंत्री मोदी का जो खुद का 12 साल का केंद्र के अंदर काम रहा है, तमाम भारतीय जनता पार्टी के राज्यों में जिस तरीके से काम हो रहा है, जिस तरीके से मैनिफेस्टो में 3,000 रुपए महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी दे रही है, 33% नौकरी में महिलाओं को बंगाल में आरक्षण देने की बात कर रही है, स्नातक बेटियों को 50,000 रुपए देने की बात कर रही है, और तमाम वादे जो भारतीय जनता पार्टी ने मुझे लगता है मैनिफेस्टो में किए, उसका भी असर देखने को मिलेगा। और यही मुझे लगता है कि ममता बनर्जी हार का सबसे बड़ा कारण होगा, क्योंकि जनता कह रही है कि भाई बहुत हुआ, 15 साल से हम भुगत रहे हैं, 5 साल तो हम भारतीय जनता पार्टी को देंगे। और प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं कि मेरी गारंटी है आपके लिए लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बाकी चीजों को, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा जनता नंबर मोदी से पे ज्यादा समझ लेती भरोसा कर हूँ। रही है। फिर राशिद जी, अक्षत जी, अब मैं आपके पास आ रही हूँ। सचिन जी, देखिए, जो पहले फेज में भी हमने तस्वीर देखी और जो मोमेंटम देखा कि लोग इतनी बड़ी संख्या में बाहर निकले और उन्होंने वोट कास्ट किया, एक सवाल यह है कि क्या ये लहर की वजह से हुआ या कोई एक अंडर करंट है जिसे मैं यहाँ पर दिल्ली में बैठ के नहीं समझ पा रही हूँ, लेकिन वहाँ पर जो हमारे रिपोर्टर्स हैं वो इससे भाप पा रहे हैं, या जो सेफोलॉजिस्ट हैं वो इसे देख पा रहे हैं? क्या वो फेज 2 तक लेकर आ रहा है? देखिए, इसमें 3 बातें हैं। पहली तो ये कि बंगाल का पोलिंग परसेंटेज बाकी देश से हमेशा ज़्यादा रहा, 80+ रहा, 81, 82, 84 तक गया। दूसरी बात आप देखिए कि बिहार में भी SIR में लगभग 8% वोट कम हुए, तो लगभग 8% वोट बढ़ा। उस लिहाज से अगर आप लोकसभा को देखें तो 79 पॉइंट समथिंग, 79 मान ले % वोट था। अगर 10% नाम कटे हैं तो बढ़ता, तो उसे हम मान भी ले तो 89 हो जाता, लेकिन वोट हुआ है लगभग 93। तो ये 4% जो है वो स्विंग है, वोट ज्यादा पड़ा है। वोट ज्यादा पड़ने के 2 कारण हैं। पहले वोट जो मुर्शिदाबाद, मालदा वगैरह एरिया में हमेशा 90 के करीब चला जाता था, 87, 88, 90। इस बार आप झारग्राम वगैरह जो आदिवासी एरिया जहां पोलिंग कम होती थी, उधर भी वही पैरिटी है। तो इसका मतलब कि बीजेपी और टीएमसी दोनों के कोर सपोर्टर्स ने वो बाहर निकले हैं और उन्होंने पहले से ज्यादा मतदान किया। 3 से 4% ज्यादा मतदान है, SIR को फैक्टर कर ले तो भी। एक बंगाल की जो पॉलिटिकल कल्चर है उसको देखते हुए एक तो माइनॉरिटी में असुरक्षा की भावना हो सकती है कि भाई बीजेपी आएगी तो एक डर कि हमारे लिए इनसिक्योरिटी होगी, मैक्सिमम नंबर्स में बाहर निकलना। लेकिन रूरल बंगाल में वोट प्रतिशत बढ़ने का मतलब है फियर फैक्टर कम हुआ है। क्योंकि बंगाल में क्या होता था, और सीपीएम के जमाने से था, जिसे ये कहते थे कि आपको वोट नहीं देना है रूलिंग पार्टी को, आप निकलिए मत वोट देने। जाके आपने अगर अपोजिशन को वोट दे दिया, फिर उसमें काफी एक फियर फैक्टर रिपरकशंस होते थे, 2021 में दिखा। तो इस बार 2 चीजें स्पष्ट हैं कि 3 से 4% वोट SIR को फैक्टर इन कर लें तो भी बढ़ा है। दूसरा, उसमें माइनॉरिटी, इनसिक्योरिटी और बाकी जो रूरल बंगाल है, जो हिंदू समुदाय हैं, उनके बीच में फियर फैक्टर कम हुआ है। उसके बहुत सारे कारण हैं। तो ये 93% वोट। लेकिन ये जो आप कह रहे हैं, मैं इस पर तो राशिद जी आपको भी लेकर आती हूं कि अब तो जो वोट होने जा रहा है उसमें अगर हम अर्बन पॉपुलेशन देखें तो बहुत बड़ी अर्बन पॉपुलेशन दिखाई दे रही है। तो क्या ये रिफ्लेक्शन जो अभी जैसे सज्जन जी बता रहे हैं, वो रिफ्लेक्शन अर्बन पॉपुलेशन में भी दिखाई देगा? कि मीनाक्षी, देखिए 2 बातें हैं। एक तो हम देखते हैं कि जो जितना ज्यादा चुनाव होता है उतना एक तरीके से लोकतंत्र के लिए अच्छा है। 100 में से 100 लोग वोट डाल रहे हैं, बहुत ही अच्छा है। 100 में से 90 डाल रहे हैं, 92 डाल रहे हैं, 84 डाल रहे हैं, 88 डाल रहे हैं, स्वागत योग्य बात है। इसको हम राजनीतिक चश्मे से ना देखें तो बेहतर है। दूसरी बात, अभी एक ही फेज का चुनाव हुआ है, दूसरे फेज का होना है। जैसा आप कह रही हैं कि अर्बन कलकत्ता पूरा शहर है, हम दिल्ली में देखते हैं, मुंबई में देखते हैं कि वहां का परसेंटेज थोड़ा कम होता है, साउथ दिल्ली, साउथ मुंबई का। तो यहाँ के ऊपर भी एग्रीगेट आएगा। दूसरी एक बात मीनाक्षी मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती है, वो ये कि फियर फैक्टर है। अगर फियर फैक्टर होता तो 2011 में जब वाम दलों की सरकार थी और ममता बनर्जी जीत के आई थी, तो 84.5% वोट पड़ा। 16 में 83% करीब वोट पड़ा, और उसके बाद 21 में जो है फिर 82-83% वोट पड़ा। 82-83% लोग वोट डाल रहे हैं, ये इसमें डर काहे का है?
और अगर उसमें से 7 नहीं सर, डर ऑपोजिशन पार्टी को होता है। फिर चाहे जब वाम दल की सरकार थी और टीएमसी कॉन्टेस्ट कर रही थी तो उन्हें डर इस बात का था कि कहीं ये फियर फैक्टर ऐसा तो नहीं कि उनका वोट नहीं पड़ने देगा। मीनाक्षी, मैं यही कह रहा हूं कि ये राजनीतिक दल का एक ये नैरेटिव बिल्डिंग होता है। हमें इस चीज को समझना चाहिए कि 100 में से 84 लोग वोट डाल रहे थे कि नहीं। अगर हम मान रहे हैं कि डाल रहे हैं तो डर कहां से हुआ? और उसके बाद उस टाइम सीपीएम की सरकार थी, फिर ममता बनर्जी आ गई, अब ऐसी वोट डल रहा है। और अगर 84 में से 6 लोग और बढ़ गए, 90 लोगों ने वोट डाला तो स्वागत योग्य, लेकिन उससे पूरा चुनाव पलट जाएगा, ये मुझे इसका लॉजिक नहीं समझ में आता। इस पे सज्जन जी आप रेसिप्रोकेट करेंगे? नहीं, इसमें देखिए रशीद जी की बात तो वो सही है कि अर्बन एरियाज में वोट कम होता है, पैन इंडियन है, तो ग्रेटर कोलकाता रीजन में भी शायद कम हो। लेकिन जो बात फियर फैक्टर की है उसमें बंगाल को लेके काफ़ी सीनियर रशीद जी, जो साइंटिफिक रिगिंग का कॉन्सेप्ट था वो तो एक कॉमन सेंसिकल कॉन्सेप्ट था। वो तो तब बीजेपी वहाँ फैक्टर थी भी नहीं, कांग्रेस वहाँ पे फैक्टर थी। उस समय से चला आ रहा था कि पार्टी सोसाइटी होने का मतलब होता है कि आप एक पेनॉप्टिकन सर्वेलेंस वाली सोसाइटी हैं। बंगाल के गाँव में भी दिखता है, पड़ोसी को बिल्कुल ट्रस्ट की भावना से जो बाकी जगह खुल के लोग चाय की दुकान पर बात करते, बंगाल में जाके आप बात करके दिखा दें किसी भी पब्लिक स्फीयर पे, किसको क्या माहौल है, क्या सब लोग चुप हो जाएंगे। कहने का मतलब है कि परसेप्शन में अगर आपको ये लगे कि अपोजिशन नहीं जीत रहा है तो उसे वोट करने का मन हो भी तो आप थोड़ा झिझकते हैं। दूसरी बात रशीद जी, इसको मैं लाइटर वेन में कह रहा हूं, शायद ज्योति बसु होते तो ममता बनर्जी नहीं जीतती। वो एक शरीफ बुद्धदेव भट्टाचार्य जी थे। और दूसरी बात, नंदीग्राम सिंगूर एक बहुत बड़ा इवेंट हो चुका था, मतलब एक उसके पहले एक बहुत बड़ी मूवमेंट हुई थी जिसने उसको संभव बनाया। तो फियर फैक्टर ग्राउंड पे एक सच है। आज बीजेपी के लोग हैं चूंकि अपोजिशन में है, पहले तृणमूल, उसके पहले कांग्रेस, तो इस लिहाज से मुझे लगता है अर्बन वाली बात सही है, कम होगी। ठीक है।